अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। 50 दिन की पसोपेश कहिए, कश्मकश कहिए या शशोपंज कहिए, जिसके बाद बिल आखिर शहबाज हुकूमत ने पहला मुश्किल फैसला ले लिया। इससे बचने की कोशिश कम से कम 3 बार की जा चुकी है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 30 रुपए यकमुश्त इजाफा कर दिया है। ये बात काबिल जिक्र है कि पहले जब शहबाज शरीफ को कीमतों में इजाफे की समरी मौसूल होती रही तो वो ये कहकर मुस्तरद करते रहे कि इमरान खान की नाकिस पॉलिसीज की सजा अवाम को नहीं दे सकता। मरियम नवाज जलसे में कह चुकी कि कीमतें बढ़ाने पर हुकूमत छोड़ने को तरजीह देंगे। नवाज शरीफ सर झुका के इमरान खान की तरह कह देता कि हाँ जी पेट्रोल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, डीजल की कीमतें भी बढ़ाऊंगा, स्टेट बैंक को भी गिरवी रख दूंगा, तो ये कोई मुश्किल काम था? नवाज शरीफ कहता है हुकूमत छोड़ दूंगा लेकिन अपने लोगों पर बोझ नहीं डालूंगा। मौजूदा वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल भी अपोजिशन के दिनों में IMF की शराइत न मानने की बात करते रहे हैं। $1 बिलियन लाने के लिए आपने 30 रुपए यहाँ से पेट्रोल और महंगा कर लिया और 160 रुपए का पेट्रोल करते हैं और लेकिन $1 बिलियन IMF से मिल जाते हैं, तो क्या ये कामयाबी है? मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PDM 1 पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाजत हुकूमत को नहीं देगी। ये हम नहीं कर सकते कि IMF की ईमा पे, IMF के कहने पे आप पेट्रोल महंगा करें। IMF भी हमें मजीद कर्जे का प्रोग्राम नहीं देगा जब तक कि हम पेट्रोल और डीजल की कीमत ना बढ़ाएं। पेट्रोल की कीमत में, डीजल की कीमत में, केरोसिन ऑयल की कीमत में और लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 30 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। 179 रुपए 86 पैसे का लीटर पेट्रोल हो जाएगा और डीजल हो जाएगा 174 रुपए 15 पैसे का। लेकिन फिर क्या हुआ? IMF से मुज़ाकरात हुए और कीमतें बढ़ गईं। दूसरी जानिब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया, हुकूमत ने पूरी कुव्वत से रोका, सुप्रीम कोर्ट में को मामले में मुदाखलत करना पड़ी। अहम बात यह है कि इमरान खान हुकूमत से असेंबलियां तहलील करवाने और इंतखाबात की तारीख लेने आए थे, लेकिन खुद 6 दिन की मोहलत देकर गैर मुतवक्के तौर पर चले गए हैं, जिसकी आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये वजाहत की है कि खून खराबे के खौफ से लॉन्ग मार्च खत्म किया। उस दिन रात को खून खराबा होने लगा था। आम लोग तैयार हो गए थे जिन्होंने वो दहशतगर्दी देखी जो पुलिस के जरिए करवाई गई और जो जुल्म किया गया। तो जो गुस्सा था उस वक्त, मैं उस दिन शाम को बैठ जाता, मैं आपको सबको गारंटी करता हूं कि उस दिन खून खराबा होना था। हमारी पुलिस के खिलाफ नफरतें बढ़नी थी, बढ़ चुकी थी। ये मेरे मुल्क का नुकसान था। इसको कोई ये ना समझे कि कोई हमारी एक कमजोरी थी और ये भी कोई ना समझे कोई डील हुई। मेरी कोई किसी से डील नहीं हुई। लेकिन इत्तलात हैं कि पसे पर्दा बहुत कुछ तय हो गया, इतना कि सब स्टेक होल्डर्स मान गए हैं, जिसके इशारे वजीर आजम शहबाज शरीफ और इमरान खान की गुफ्तगू से भी मिलते हैं। पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कौमी असम्बली से खिताब में मुज़ाकरात की दावत दी और आज इमरान खान ने भी कहा है कि मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। बात इलेक्शन की थी, ऐवान में आते मैं ये बात वाजे कर देना चाहता हूँ इस जत्थे के सरबराह को कि तुम्हारी डिक्टेशन नहीं चलेगी, ये हाउस खुद फैसला करेगा। बातचीत के दरवाजे खुले हैं। बातचीत करना ये सियासतदानों का सबसे आला ज़र्फ होता है। मैं कमेटी बना सकता हूँ। हमने सारा वक्त अपने मुज़ाकरात खोले रखे, खोले भी रहने चाहिए, क्योंकि हम चाहते क्या है, हम कोई यहाँ लड़ाई तो नहीं करने हैं ना। ऑब्जेक्टिव्स है इलेक्शन और जून में इलेक्शंस, डिसोल्यूशन है असेंबली, इलेक्शंस। इस ऑब्जेक्टिव पे हमने पहुंचना है। सबसे बेहतर तरीका है कि हम नेगोशिएट करके मुज़ाकरात से पहुंच जाए। ये मुज़ाकरात होंगे या पहले से बहुत कुछ तय पा चुका है। ये कौम हमेशा की तरह कुछ नहीं जान सकेगी, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत का सख्त माशी फैसले लेना, जिनकी सियासी कीमत यकीनन हो सकती है, मामलात और पसे पर्दा मामलात के हवाले से सवालात को जन्म देता है। हो क्या रहा है और होने क्या जा रहा है, इस पर बात करेंगे आज के में। और साथ ही साथ रूस से सस्ते तेल का हुसूल मुमकिन है या नहीं, सियासत में इस पर भी बहुत बात हो रही है। जो मेहमान प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अमजद अली खान नियाजी साहब, मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब प्रोग्राम का हिस्सा होंगे एंड सीनियर एनालिस्ट प्रोफेसर ताहिर नईम मलिक साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। प्रोफेसर साहब, मैं ज़रा आगाज़ में, क्योंकि अभी जो इस्लामाबाद से फौरी खबर आ रही है और आप वहाँ से ज्वाइन कर रहे हैं, तेज़ आंधी के बाद बारिश हो रही है, मौसम खुशगवार है। सर ये फरमाइएगा, हफ्ता जैसा गुजरा और कल और आज के जो बयानात सामने आए, आपके ख्याल में वाकई
मेज़ को चूज़ कर लिया गया है, मुंतखब कर लिया गया है, माहौल खुशगवार और बेहतर हुआ है, या बहुत कुछ है जो भी हमारी समझ में नहीं आ रहा? मैं समझता हूँ कि जो यहाँ बादल गरज रहे हैं और रहमत बरस रही है, तो ये बेहतरीन मौसम था पीटीआई के लिए कि वो अपने वर्कर्स के साथ यहाँ सिट इन देते अगर उनको नताइज हासिल होते। और गर्मी की जिस तरह लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि इतनी शदीद हीट वेव होगी और फिर लोग यहाँ बैठेंगे नहीं, तो उस लिहाज से तो बड़ा अच्छा है। लेकिन ये है कि ये जो जलाओ, घेराओ, सिट इन और धरने, इन्होंने पाकिस्तान की तारीख में कुछ नहीं दिया। हमें अभी 70 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है तमाम स्टेक होल्डर्स को, गवर्नमेंट को, अपोजिशन को, अदलिया को और इस मुल्क के दानिशवरों को, मीडिया को, इस्टेब्लिशमेंट को ये तय करना चाहिए कि मुल्क किस तरह आइनी बंदोबस्त पे चलेगा, साफ़ और शफाफ इंतखाबात कैसे होंगे, रिफॉर्म्स मुख्तलिफ शोबों में कैसे होंगी इस और मईशत की किस तरह अबतरी जो है वो दूर होगी। तो मेरे ख्याल से इमरान खान साहब जो तहरीक इंसाफ के सरबराह हैं, बड़ी उनकी मकबूलियत है। वो जो जलसे कर रहे थे, वो वज़ीर आज़म के मनसब से सबकदोश होने के बाद एक दिन भी उन्होंने आराम नहीं किया और उन्होंने बड़ी एक लोगों को मोबिलाइज़ किया और अपना नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे। वो उन्हें जारी रखना चाहिए था। ये जो आखिरी कार्ड था वो उन्होंने पहले खेल लिया और इसके ऊपर बड़ी हाई स्टेक्स उनकी हो गई कि जब वो जाएंगे तो खाली हाथ नहीं लौटेंगे और ये एक सिट इन होगा और फिर हुकूमत हिल जाएगी, हकीकी आज़ादी का मार्च होगा। तो इसके अंदर एक गैम्बल था जो मेरे ख्याल से इनकी हिकमत अमली में ये दुरुस्त साबित नहीं हुई। पसे पर्दा क्या डील हुई है या नहीं हुई, मुझे तो उसका नहीं पता। डील वही होती है जो हुकूमत सामने लाए। हमारे यहाँ ये भी रवायत रही है कि पीटीआई की हुकूमत में एक फ़िरका वाराना तंजीम के साथ ऐसी खुफिया मुआहदा किया गया और जो कौम को नहीं दिखाया गया। लेकिन बात ये है कि इस वक्त जो 25 तारीख को यहाँ पे एक धरना हुआ और जो मार्च हुआ, उस वक्त हम एक तरफ यासीन मलिक साहब का केस था, दूसरी तरफ IMF से मुज़ाकरात थे, तो सारा हो गया। चलें उसको वो KPK से गए। अच्छी बात ये है प्रोफेसर साहब, मैं आपको ये पूछूं, आपने कहा आखिरी कार्ड पहले खेल दिया गया और मिस कैलकुलेशन हुई। वो कैलकुलेशन सिर्फ तारीख को लेकर हुई या फिर ये जो मार्च बिना धरने के इख्तिताम पजीर हुआ, स्टेक्स आए थे, बिना किसी यकीन दहानी के खत्म हो गया है? जी बिल्कुल ख़त्म हो गया है और उसकी वजह यह है कि जब ये धरने, इससे पहले 126 दिन का धरना रहा, जब ताहिरुल कादरी साहब साथ थे और इमरान खान, उस वक्त भी कोई नतीजा नहीं निकला था। और इस मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा की जो तहरीक चली उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। सिर्फ 1-2 तहरीकों का पाकिस्तान की तारीख में नतीजा निकला। एक तहरीक पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में कामयाबी से हमकनार हुई, पाकिस्तान बना। दूसरा जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जो एंटी अयूब मूवमेंट, जनरल अयूब खान से इस्तीफ़ा लिया। इन 2 तहरीकों के अलावा पाकिस्तान में लाखों लोग बाहर आ जाएं, उसका कभी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लॉयर्स मूवमेंट की अगर हम बात करें तो जो लोग बाहर आए और चीफ जस्टिस साहब बहाल हो गए, तो वो जो लोग क्रेडिट ले रहे थे वो आज शर्मिंदा हैं। कि अदलिया जो है वो, उसमें हम रैंकिंग देखते हैं आलमी सतह पे, तो डिस्पेंसेशन ऑफ जर्नलिस्ट जस्टिस के, इंसाफ की फरामी के हवाले से काफ़ी लो नंबर पे है। ठीक है, तो इन 2 तहरीकों को छोड़ के हमेशा इन तहरीकों का अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, तीसरे फरीक को फ़ायदा होता है। जी, अमजद अली खान नियाजी साहब, तारीख लेने आए थे, तारीख देकर चले गए आप लोग। कहाँ, किससे, कैसे मामला हल हुए? एक तारीख प्रोफेसर साहब ने भी बता दी है कि यहाँ पर इन मामलात का फ़ायदा किसी तीसरे फरीक को होता है। आप फ़ायदा लेके गए हैं या किसी को फ़ायदा देकर गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, फ़ायदा नुकसान वो अल्लाह की ज़ात करती है, इंसान कोशिश करता है। हमने कौम को जगाया और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप देखें कि ये सिर्फ पीटीआई की तहरीक नहीं थी, ये पूरे पाकिस्तान की तहरीक थी। आपने देखा होगा कि हमने पीटीआई फ्लैग्स नहीं कहते कि आप जलसों में लेके आए, हमेशा हम ये कहते रहे कि आप पाकिस्तान के फ्लैग लेके आए, क्योंकि हम जिस मकसद के लिए खड़े हैं उस मकसद को हमने पाया है। कि आप देखें कि तमाम तर सरकारी मशीनरी, रियासती दहशतगर्दी, शेलिंग, रुकावटें, हर सतह पे हरास किया गया, लोगों को पकड़ा गया, जेलों में डाला गया। इसके बावजूद भी लोग बाहर आए हैं, लोगों ने इमरान खान को ज्वाइन किया है। तो आप सोचें कि तब्दीली तो आ चुकी है अगर इनकी समझ में ना आए।
जो कहते थे कि हम परिंदा भी पार नहीं मार सकता इस्लामाबाद में, और इस्लामाबाद में खान साहब आए और उन्होंने इनको बताया कि मैं चाहता तो बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन मुल्की मफाद में मैंने ये किया कि इदारों के ऊपर जो उंगलियां उठनी थी, जो नफरतें बढ़नी थी या जो क्लैशेस बढ़ने थे, मैंने उनको एक दफा फिर मौका दिया आपको कि हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिसमें मुल्क के अंदर इंतशार बढ़े, बल्कि हमने तो सवाल जो है वो अदलिया के सामने भी रखने जा रहे हैं कि एक पुरअमन जद्दोजहद को किस तरीके के साथ तशद्दुद के बिल्कुल साथ। आपका हक है अदलिया के पास जाना। ये फरमाइएगा कि इमरान खान ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा सारा वक्त मुज़ाकरात खुले रखे, और आप भी कह रहे हैं तब्दीली आ चुकी है, तो ये बता दीजिएगा कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे थे ये किससे कर रहे थे, उन्होंने क्या ऑप्शंस दिए और आपने उसमें से क्या ऑप्शंस लिए, या आपने क्या ऑप्शंस दिए? पहली बात तो ये है कि हमने आज कैटेगोरिकली खान साहब ने स्टेटमेंट दी है कि ना हमने कोई डील की है ना डील करेंगे। हाँ, मुज़ाकरात जब करेंगे तो बिल्कुल सबको पता होगा कि मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे, असेंबली में नहीं करेंगे। और किस पे करेंगे? इलेक्शन पे, कि कब कराएंगे, कैसे करेंगे, इसके ऊपर बातचीत होगी। इससे हट के बातचीत न्याई साहब, पिछले 3 दिन में आपकी हुकूमत से कोई मुज़ाकरात नहीं हुए, अब तो हुकूमत भी तस्दीक कर रही है उन मुज़ाकरात की जिसमें आपकी सेकंड ईयर लीडरशिप मिली है। देखिए, इलेक्शन, मेरी बात सुने ना, डील की बात कर रहे हैं ना, डील सर मैं डील की बात, मैंने लफ्ज़ डील का इस्तेमाल नहीं किया न्याई साहब, मैंने मुज़ाकरात का पूछा है। देखिए, हमारी जद्दोजहद है ही इलेक्शन के लिए, और वो भी साफ और शफाफ के लिए, तो उसमें अगर कोई हमसे बात करना चाहते हैं तो हमने दरवाजे तो क्या हुकूमत की तरफ से कोई यकीन दहानी कराई गई है कि जून में तारीख दे दी जाएगी इलेक्शन के लिए? देखिए, अगर हमने सियासी इस्तेकाम लाना है तो इलेक्शन मस्ट है, अगर हमने माशी इस्तेकाम लेना है तो फिर भी इलेक्शन है, क्योंकि आज इनकी वजह से जो इन्होंने जो फैसले इतने लेट किए हैं, या इतने जो ये कह रहे हैं कि अपने डिसीजन नहीं ले सके, और अभी तक इन्होंने, देखे हम रशिया के पास क्यों जा रहे थे कि लोगों पे मुश्किलात कम हो, ये IMF के आगे घुटने टेक सर, रशिया के साथ तो हमारा कोई वायदा नहीं हुआ था न्याई साहब। ये भी एक ऐसा पॉइंट है जिसको आप लोग पॉलिटिकली यूज तो बहुत कर रहे हैं, मगर जब वो दौरा हुआ उसके बाद कोई भी एलामिया नहीं आया कि कोई चीज ऐसी हो रही है, न जाने से पहले बताया गया कि ऐसा कुछ हो रहा है। एक खत है हमाद साहब का गालिबन जो कि मार्च की आखिरी तारीखों का है, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस टेबल हो चुके थे। आयशा, हम इसराइल में पकौड़े खाने तो गए नहीं थे, जब पकौड़े लेने गए थे। देखिए, हमेशा मुल्कों के दरमियान चीजें कुछ इब्तदाई तौर पे तय होती है, कुछ फॉरेन ऑफिस पे तय होती है, तभी जो है वो प्राइम मिनिस्टर जाया करते हैं और प्रेसिडेंट मिला करते हैं। वहां पे ऐसे नहीं मिलते कि आपके पास जी आए, आप गपशप करें, कि आप कहे जी कि मैं तो इधर से गुजर रहा था, आप माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं, ये तो होता नहीं है। वहां पे आप बातचीत करते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, पर मुल्कों के मामलात हमारी डे रूटीन पॉलिटिक्स के अंदर भी मैं इस पे कमेंट चाहूंगी। प्रोफेसर ताहिर मलिक साहब, आप भी इन चीजों को फॉलो कर रहे होंगे। रशिया के साथ पेट्रोल, अब जाहिर बात है 30 रुपए बढ़ गया है, उसका फॉल आउट भी आएगा इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट पर, लेकिन बार बार PTI की जानिब से कहा जा रहा है कि हम तो वहां से सस्ता तेल लाने वाले थे और फला फला मुआहदे होने वाले थे। जमीनी हकीकत के तौर पर देखो, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, कोई ऐसा एलामिया, कोई ऐसी बातचीत जो प्रायर हो रही हो या बाद में सामने आई हो, वो सामने नहीं आई। अगर आप बेहतर गाइड कर सकेंगे, क्या वाकई हमें सस्ते दामों पेट्रोल रशिया से अवेलेबल था, मुयस्सर था और हासिल होने को था? वो मुयस्सर था और आज भी है। सिर्फ ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो रशिया का दौरा किया वो बड़ा करेजियस उनका एक्ट था, और वो उस पर डिस्प्लेयर भी शो हुआ, लेकिन जो आइटम एजेंडा थे, जो वहाँ जिन मामलात पे बात होती है, वो बात पहले से फॉरेन ऑफिस तय करता है और रूस की वजारत ख़ारजा से भी तय होता है। कोई हमें मुश्तरका एलामिया भी देखने को नहीं मिला। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि अगर हम सस्ते पेट्रोल की बात करते हैं तो सस्ता पेट्रोल सबसे हम ईरान से ले सकते हैं, और रशिया कहाँ है, उसकी शिपमेंट, और हमारे पास उस लेवल की रिफाइनरीज नहीं है। जो इंडिया रशिया से ऑयल ले रहा है तो उसकी रशियन ऑयल को रिफाइन करने के लिए रिफाइनरी है। हमने ईरान वाला बॉर्डर सेल किया हुआ है, उससे हम ऑयल आने नहीं दे रहे। वहाँ पे बलोच जो लोग जिनका ये रोज़गार है वो भूखे मर रहे हैं। और ना हम गैस का जो मुआहदा किया था आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत में, ईरान से उनसे गैस पाइपलाइन ले रहे हैं, तो कतर से गैस नहीं ले रहे, ईरान से नहीं ले रहे, हमने बाकायदा एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं। अब भी ये कि अगर आप पाकिस्तान को सस्ता तेल चाहिए तो वो ईरान के पास है, इंडिया भी ईरान से ले रहा है, चाइना भी ले रहा है, तो हम क्यों नहीं ले सकते।
लेकिन सैंक्शंस जो हैं, क्योंकि अमेरिका ने ये कहा है कि जो ईरान से और रशिया से ट्रेड करेगा, एक ऑयल नहीं, उस पर सैंक्शंस लगेंगी। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की इकॉनमी या पाकिस्तान की एलीट उस सैंक्शंस को संजीदा ना ले और उनके साथ तिजारत कर सके, इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है। ठीक है, तारिक फजल चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि ये जो मुज़ाकरात पीटीआई के साथ हुए हैं, न्यायी साहब तो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात नहीं हुए हैं, ये जो मुज़ाकरात हुए हैं क्या ऑप्शंस दिए गए, उन ऑप्शंस के बाद इमरान खान साहब ने वापसी का रास्ता इख्तियार किया, पसे पर्दा क्या तय हुआ, क्या कोई यकीन दहानी दी गई है कि जून में इंतखाबात की तारीख दी जाएगी? देखिए, इस तरह के कोई ऑप्शन वगैरह तो नहीं दिए गए और हमने मुज़ाकरात के दरवाजे बिल्कुल खुले हुए थे। हमारे यहाँ पे जो कमिश्नर ऑफिस है वहाँ पे हमारी पूरी मुज़ाकराती टीम जो है वो बैठी रही और उसमें हमारे सीनियर वज़रा भी शामिल थे, ताकि ये ना कोई कहे कि हुकूमत ने जो है वो मुज़ाकरात के दरवाजे बंद कर दिए हैं। लेकिन हुकूमत की तरफ से कोई भी नुमाइंदा जो है मुज़ाकरात के लिए नहीं आया, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। इवन आपने कल देखा होगा कि वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत की तरफ से नहीं आया? मैंने गलत तो नहीं सुना, आपने क्या कहा? जी, मतलब मैंने ये कहा है कि हमारे सीनियर वज़रा पर मुश्तमिल मुज़ाकरात की जो है वो कमिश्नर ऑफिस के दफ्तर बैठी रही, जो कि जगह तय की गई थी। सर, उस दिन सुबह के टाइम मुज़ाकरात हुए थे कोई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो टाइम दिया गया था उसी टाइम के ऊपर मुज़ाकरात होने थे। लेकिन बहरहाल हमने कल भी वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात कही है कि मुज़ाकरात के दरवाजे जो है वो बिल्कुल खुले हुए हैं। वो तो इमरान खान साहब ने भी आज कह दिया है मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हुए हैं। तो ये आप दोनों अपने अपने दरवाजे खोल के बैठे किसी तीसरे का इंतजार कर रहे हैं कि आए तो आप लोगों को एक दूसरे के तक लाए, कोई पिक एंड ड्रॉप दे आपको उन तक पहुंचाने या उनको आप तक लाने के लिए? एक तो मेहरबानी की ना उन्होंने कि कम अज कम मुज़ाकरात के दरवाजे तो खोले ना, पहले तो दरवाजे खोल ही नहीं रहे थे। अच्छा, पहले तो वो किसी को इस काबिल समझ नहीं रहे थे कि उससे बात की जा सके। तो दिस इज वेरी गुड कि डायलॉग जो है वो हर मसले का हल होता है। तो डायलॉग के जरिए अगर मामला चलेंगे और इसमें चले, अगर उन्होंने ये कहा है तो कम अज कम आपको ये जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए कि इसमें जो पहल है वो हुकूमत ने की है, वज़ीर-ए-आज़म ने की है कि बैठ के बात करते हैं, तमाम मामला जो है वो बैठ के हल हो सकते हैं। हम तो नहीं कहते कि हर मसला सड़क पे ही हल हो। नहीं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन मैंने इसलिए वो रखा जून का सवाल, इंतखाब की तारीख की बात, क्योंकि पीटीआई से शाह महमूद कुरैशी साहब ये कह रहे हैं कि 19 जून की तारीख है। ये सुनिए क्या कह रहे हैं। असेंबली तहरीर करने की डेट तय हो गई, 19 तारीख की डेट का भी फैसला हो गया था और लंदन की लीडरशिप ने आमादगी कर दी थी और शहबाज शरीफ की तकरीर तैयार हो चुकी थी। ये मैं आपको बड़ी ठोस बात कर रहा हूं और जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। ये सर, कोई असेंबली की तहलील की तारीख लंदन की लीडरशिप की आशीर्वाद से तय हो चुकी थी, तकरीर शहबाज साहब की तैयार हो चुकी थी। ये अब किस जगह पर है? ये कोई 4 दिन पुरानी बात है, 2 दिन पुरानी बात है, या ये अभी भी ऑन टेबल है? कोई इस पर क्लैरिटी देंगे? शाह महमूद कुरैशी साहब बड़ी यकीन से टीवी के ऊपर गुफ्तगू में कह रहे हैं। लेकिन शाह महमूद साहब अपनी जमात के बारे में तो यकीन से बात कर सकते हैं, लेकिन अपनी जमात के बारे में उनसे ज्यादा मुकाबले एहतराम है पीर साहब, लेकिन हम उनसे ज्यादा काबिल एतमाद अंदाज से अपनी जमात के बारे में बात कर सकते हैं। और बात यह है कि तहरीक अदम एतमाद के पेश होने से आज तक पार्टी PMLN में और उसके साथ साथ हमारे जो एलाइज हैं उनमें भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होता है, हर बंदे की अपनी राय होती है। और जमहूरी जमातों में जाहिर है लोग अपनी अपनी राय देते रहते हैं। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए, इसके ऊपर भी जो है डिबेट होती रही। गवर्नमेंट अपनी टर्म पूरी करे ना पूरी करे, इस पर भी डिबेट हो रही है, होती है। लेकिन इसका फैसला इलेक्शन कब होने, असेंबली कब तोड़ी जानी है, नहीं तोड़ी जानी, इसका फैसला पार्लिमान करेंगे। यही वो बात थोड़ी देर पहले मैं कर रहा था कि मुज़ाकरात के जरिए इन चीजों में बात होती है, सड़कों पे इसका फैसला नहीं होता। और इमरान खान साहब जितने बंदे लेके आए हैं वो आपके सामने है, इससे ज्यादा बंदे हर जमात ला सकती है। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में तो बहुत बंद किए ना, वो फिर वो सही कह रहे हैं, सरकारी मशीनरी, रुकावटें, हैरेसमेंट, उन्हें खुले रास्ते तो देते, फिर हम उन्हें कहते भी कि आपके बंदे काम आए हैं या आप बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। जब आप रास्ते बंद कर दें तो फिर किसी को क्या हैरेसमेंट के बावजूद यहाँ इस्लामाबाद में जिस तरह प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया है, जिस तरह यहाँ पे आग लगाई गई है, मेट्रोज जलाई गई है, ATM जलाई गई है, ये सारी बातें तो आप मीडिया ने दिखाई है। मैंने तो नहीं किसी इंटरव्यू में कहा। ये तो मेरे ख्याल शाम को रास्ते खुलने के बाद का मामला नहीं है कि जिसके बाद शाम को है या दिन को है, मैं टाइमिंग की बात नहीं कह रहा, लेकिन मैंने कहा अवाम के जान माल और इनकी
प्रॉपर्टी की हिफाजत इंतजामिया की जिम्मेदारी होती है। तो वो अपना किरदार अदा कर रहे थे। तारिक साहब, मैं अमजद न्याजी साहब की जानिब बढ़ूं, आपसे एक बात जानना चाहूंगी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को 2 हफ्ते से खिताब का हम सुन रहे हैं मीडिया में, हमारे पास। बात कहना चाहूंगा आयशा जी, प्रोफेसर साहब, अगर मुझे मौका दे दे, सिर्फ एक पॉइंट हाईलाइट करना चाहता हूं। कहिए। मैं ये कहता हूं कि आज तारिक अजीज साहब दुनिया अखबार के रिपोर्टर हैं। उनकी दुनिया अखबार में ये खबर छपी है कि इमरान इलेक्शन का ऐलान करेंगे, अपोजिशन तारीख मांगती रही, तारीख दे दें चाहे 6 माह की अपोजिशन, कानून साजी के बाद ऐलान इत्यादी करेंगे हुकूमत। शाह महमूद ने फाइल उछाल दी, चले गए, ये मेरा घर नहीं, असम्बली हाल नहीं। परवेज अशरफ नाखुश। तो इनकी स्टोरी के मुताबिक ये है कि ये स्पीकर के घर पे ये मुज़ाकरात हुए हैं खुफिया। जी सर, ये कल से खबर आ रही है, बट ना तारिक साहब भी ऑन नहीं कर रहे और न्याजी साहब भी अब ऑन नहीं कर रहे। जिन्होंने मुज़ाकरात किए हैं वो ऑन ना करें तो फिर हम क्या कह सकते हैं? हम यही कह सकते हैं चलें किसी दिन को तो सामने आ ही जाएगा, कब तक छुपेगा। मैं तारिक फजल साहब ये पूछना चाह रही थी कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आज खिताब करने जा रहे हैं, उम्मीद ये कर रही है कि आवाम के लिए कोई रिलीफ की बात होगी, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ क्या उसमें कम से कम शहबाज साहब ये बता पाएंगे कि वो कितने दिन की पॉलिसीज बना रहे हैं? 3 महीने की, 6 महीने की, 1 साल की? या शहबाज साहब खुद नहीं जानते कि पॉलिसीज 3 महीने की बनाऊं या 6 महीने की बनाऊं? देखिए जी, एक बात तो ये है कि ये जो अभी कीमत महंगी की गई है पेट्रोल की, जो फैसले पिछली हुकूमत के दौर में हुए उनकी इम्प्लीमेंटेशन पहले दिन हो जानी चाहिए थी, लेकिन 12 जरा तखीर से भी शुरू हो गई, मजबूरी जरा तखीर से नहीं, तकरीबन 2 महीने। सारी कौम को पता है इस बात का, लेकिन अब इसके बाद आपने हालात को किसी जगह पे लेके ही अपने इलेक्शन में जाना है ना। हम यहाँ पे इसलिए तो नहीं है कि इमरान खान साहब की 3.5 साल की हुकूमत की जो नाकाम पॉलिसी है उसके जिम्मेदार अपने आप को करार दिलवा के हम इलेक्शन में चले गए। हमने ये बताना है कि हालात हम संभाल सकते हैं, संभाले हैं, आवाम को रिलीफ दिया है और अगली टर्म में इंशाल्लाह आवाम को मजीद रिलीफ देंगे। ये तो आप ये कहें कि क्रक्स है सारी सिचुएशन का। बाकी ये है कि ये पॉलिसीज कितने टर्म के लिए है, टर्म तो अभी फिलहाल तो वही है कि जितनी टर्म इस असेंबली की रह गई है वही टर्म है, और इंशाल्लाह इलेक्शन जो है इस वक्त आज की तारीख तक तो यही कंसेंसस है कि वो अपने मुकर्रर वक्त पे होंगे, और आप देखेंगे कि उसमें आपकी इत्तेहादी हुकूमत फोकस है कि ये 1.5 साल या 1.25 साल जो मुद्दत रह गई है ये आपको मुयस्सर रहेगी और आप लोग डिलीवर कर पाएंगे, या कहीं कोई खदशात हैं, वही खदशात जिस बायस 2 महीने ताखीर का शिकार हुआ ये फैसला? बिल्कुल सारे वो मुत्तहिद हैं, वो सारे इत्तेहादी हमारे साथ ऑन बोर्ड हैं, उनकी हर तरह की मुकम्मल सपोर्ट जो है वो हमारे साथ है, और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप बहुत जल्द देखेंगे कि आवाम को एक मैं बात थोड़ा सा वजाहत कर दूं, रिलीफ की बात मैं कर रहा था। एक रिलीफ वो है जो आपका बैनुल-अक़वामी महंगाई है, फलां है, वो एक पेचीदा सूरत हाल है। एक रिलीफ वो होता है जो आपकी इंतजामिया की नाअहली की वजह से, और पिछले खासतौर पर पंजाब में आपने देखा कि पीके में भी यही सूरत हाल रही कि आप इंतजामिया की नाअहली की वजह से कीमतों को कंट्रोल नहीं कर पाते, वहाँ पे माफियाज आ जाते हैं, कार्टेल्स आ जाते हैं, जखीरा अंदोज आ जाते हैं, तो वो तो एक इमीडिएट रिलीफ होता है जो आवाम को आप दिला सकते हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि बहुत जल्द आपको एक वाज़ेह फर्क नजर आएगा। 27 से जो नाफजुल अमल हुआ है, यकुम को 20 रुपए मजीद तो नहीं बढ़ने को है? फिलहाल तो ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं हमारे साथ रहेगा न्याय साहब, आपकी जानिब आऊंगी। पहले तो उस बात पे आ जाएं जो मैंने कुरैशी साहब की गुफ्तगू भी सुनवाई। 19 जून को असेंबली के टूटने की यकीन दहानी वो कह रहे हैं हो गई थी, शहबाज साहब की खिताब तैयार थी। अब सर समझ नहीं आ रही राइट नाउ आप लोगों की स्टैंडिंग क्या है? क्या आपको किसी ने कहा है कि जून में असेंबलियां तहलील होंगी? तारिक फजल साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली, वो कह रहे हैं जितनी टर्म मौजूद है इस गवर्नमेंट की 5 साल में से वो पूरी करेंगे। तो अब 6 दिन बाद आप आएंगे तो क्या होगा? क्या ये हुकूमत नहीं मौजूद होगी? क्या ये इस तरह से मशीनरी का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे? क्या आपको इस्लामाबाद में धरना देने की खुली छुट्टी होगी? वहाँ से तो खबरें ये भी हैं कि अब कोई भी ऐसे अनासिर को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाज़त ना हो जो इंतशार फैलाएं। ये जो कुछ आपने डिसीजन लिया, क्या जल्दी में ले लिया इस्लामाबाद जाने का, या फिर आप मुतमईन हैं और 6 दिन बाद दोबारा आने को तैयार हैं? आयशा, पहली तो बात यह है कि उन्होंने कहा जी कि हमने रोजमर्रा अशिया खुर्दनोश हैं या उनकी कीमतें कंट्रोल करने के बड़े जो इकदाम उठाए हैं, तो कौन से इकदाम हैं? ये अभी तक तो ये भी नहीं पता कि पंजाब में इनका चीफ मिनिस्टर भी तो बेल पे है और उसकी काबीना भी कोई नहीं है। इससे बड़ी क्या बंद इंतजामी हो सकती है? गवर्नर जो है उसको प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान कह चुके जो मेरे गवर्नर है और वो ये मानने को तैयार नहीं, तो कौन सी इनकी कंट्रोल है? हाँ, इनके जो चहीते हैं, लाडले हैं, वो में भी इनके जो नौकर इन्होंने बना लिए कुछ लोगों को अपना, इसके जो ब्यूरोक्रेसी
क्या कह ये रहे हैं? अपना नहीं मैं कह रहा हूँ ब्यूरोक्रेसी की जो नौकर इन्होंने बना ली है, तो उनको बेशक ये कह सकते हैं कि उन्होंने इनको कंट्रोल किया होगा। बात समझने की है कि इस वक्त जो हालात हैं, ये कहते हैं कि हमें इंटरनेशनली बड़ी कीमतें जो बढ़े, उस वक्त जब हम कहते थे तो इनको यकीन नहीं आता था। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि 19 शाह महमूद कुरैशी साहब ने कम मुज़ाकरात किए, जो उन्होंने बात की होगी, मे भी उनसे कोई बातचीत हुई होगी, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि जो ड्यूरिंग जो बात की गई कि जी एक्स प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब बगैर डील करके जी वापस गए, ऐसी कोई बात नहीं है। ना उन्होंने कोई मुआहदा किया और ना मुआहदा करने के मूड में है। वो समझते हैं कि अगर मैं यहाँ से वापस ना जाता तो जितना बड़ा नुकसान होना था, आपकी सोच है, क्योंकि लोगों के साथ जो ज्यादतियां हुई, इवन मेरे साथ हुई, मेरे दोस्तों के साथ हुई, मेरे कुलीग्स के साथ हुई, तो कोई भी इससे महफूज नहीं रहा। अगर आप खुद सोचो कि इन्होंने इतना बेईमाना सलूक किया है लोगों के साथ कि आप सोच भी नहीं सकते, तो उससे एक बहुत बड़ा नुकसान होना था। इसलिए हम अब पूरी जो है, हमें नहीं पता था कि ये इस हद तक चले जाएंगे कि हम पता नहीं किसी और मुल्क के शहरी थे, वो तो क्या हम खान साहब ने भी पाकिस्तानी नहीं तस्लीम थे। कर लिया कि बिना तैयारी के आप लोग जा रहे थे। जाहिर बात है सर, हुकूमत ने तो रोकना ही है, हुकूमतें रोकती हैं कहीं ना कहीं। अगर आप ये कह कर चलें कि खून खराबा हो जाएगा या ये खूनी होगा। सवाल ये है सर, वो महंगाई वाले मामले को थोड़ा आगे बढ़ा के मुझे ब्रेक पे जाना है। IMF से मुआहदा, हुकूमत ये कहती है कि जो आपका मुआहदा है उसको हमें रखना पड़ा, हमें संभालना पड़ा, जिस बायस पेट्रोल महंगा हुआ है। मुआहदा तो आप ही ने किया था वैसे IMF से, और खुद उस वक्त आप लोग हमें समझा रहे थे कितना जरूरी है ये मुआहदा करना। IMF से किस्त लेना, दिसंबर का मिनी बजट, फरवरी के जी हम देखें, हम बिल्कुल कोई शक नहीं, हम IMF के पास गए, लेकिन क्यों गए थे? हमने इकोनॉमी, आप देखें कि जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आया, उससे पहले की क्या पोजीशन थी और उसके बाद क्या हुआ। सर 2 महीने काम ही नहीं ना किसी की हुकूमत ने किया। न्याय साहब, कतई कलामी की माजरत, 2 महीने हमारी सियासी जमातों ने सियासत की, चाहे PTI थी या नून लीग थी। यकुम मार्च से 10 अप्रैल तक सर आपने कोई हुकूमती इंतजामी फैसला किया, ये भी एड्रेस कर दीजिएगा। मेरी बात सुन लेने ना जी, देखिए, हमने परफॉर्म किया। IMF कह रहा है, वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि हम 6% ग्रोथ पे पहुंच गए थे। हमने मुश्किल तरीन कोरोना के हालात में, हमने पाकिस्तान जो पूरे रीजन में सबसे कम एम्प्लॉयमेंट का शिकार हुआ है, और सबसे जो आप देखें कि इंडिया जो है वो -6.6 पे गया है और पाकिस्तान -1.2 पे गया है। तो देखिए हमारी एक्सपोर्ट कहाँ गई, हमने करंट डेफिसिट का कितना कम किया, हमने अपना जो ज़र मुबादला है वो कितना बड़ा, लोगों ने बाहर हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी, उन्होंने कितना हमें ज़र मुबादला भेजा। हमारी जो बट आपके वक्त में शौकत तरीन साहब खुद डिफॉल्ट की बातें कर रहे थे आज से 6-8 महीने पहले। माशी हालात में खुद शौकत तरीन साहब ये बात कह रहे थे। हम मुश्किल देखें, हमें जो कुछ देखें, आप क्या कह रहे थे, इनके लिए डेट के लिए आप डेट ले रहे थे, आपका मेजर पोर्शन क्या था, आपका डेट इशू था। आज ये हमारे गले में डाल के गए थे, फिर भी हम सरवाइव कर गए। मुश्किल तरीन फैसले ले रहे थे, जिन्हें ये आज कहते थे कि जी 70 रुपए पे पेट्रोल होना चाहिए, आज इन्होंने 30 रुपए एक जगदम बढ़ा दिया। और ये 30 रुपए भी तो सर 3 महीने बाद बढ़ा ना। वही बात है ना कि हुकूमतें फैसले नहीं लेती ना सर। आप बात सुन लेना, आज इलेक्ट्रिसिटी बढ़ी है, बिजली बढ़ी है, मेडिसिन बढ़ी है, कौन सी मैं गलत तो नहीं कह रहा। अब देखें कि इनकी पिछले जब से ये गवर्नमेंट इंपोर्टेड आई है, इन्होंने कौन सा माशी फैसले किए हैं सिवाय अपने आप को जो है ECL से नाम निकलवाने से। सर हम तो ये जानते हैं, आप आए थे तो कह रहे थे बारूदी सुरंगें लगा गए, ये आए हैं तो कहते हैं बारूदी सुरंगें लगा गए, वो आए थे तो अपोजिशन कहती थी सिलेक्टेड हैं, अब आप कहते हैं वो इंपोर्टेड हैं। सर अवाम का क्या कसूर है? आप लोग आपस में तय कर लें, हिस्से बांट लें इस मुल्क के। या तो देखें, खुद तस्लीम किया है ना नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने कि मुदाखलत हुई है, तो उससे बड़ी क्या होगी है? तो ये इंपोर्टेड नहीं है तो क्या है? हमने तो फिर भी कहा ना कि आप इलेक्शन में आ जाए, फिर क्यों नहीं आते? अगर हम सिलेक्टेड थे, हमें तो अल्लाह ने सिलेक्ट किया था, लोगों ने मुंतखब किया था, फिर मैदान में आए ना, क्यों भाग रहे हैं? नहीं सर, मसला ये ना कि आने वाली कोई भी हुकूमत ना तो किसी स्ट्रेटेजी से आ रही है, ना किसी हिकमत अमली से आ रही है कि हमें आके डिलीवर कैसे करना है, और ना ही ऑपोजिशन में बैठकर इस पर सोच रहे हैं कि आएंगे तो हम करेंगे क्या। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ताहिर मलिक साहब, असेंबलियां तहलील होना बुनियादी नुक्ता बना हुआ है पिछले 2 माह से, और इलेक्शन की तारीख दी जाए,
मामलात यहाँ पे थे कि किसी भी वक्त असेंबलियाँ तहलील हो सकती हैं क्योंकि कोई भी फैसला साजी नहीं हो रही थी। अब हुकूमत ने एक फैसला कर लिया है। अभी आज ही 8 बजे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कौम से खिताब करने जा रहे हैं। वाकई अगर असेंबलियाँ तहलील होने वाली हैं तो हुकूमत ने इतना सख्त फैसला क्यों कर लिया है, और ये गैर मकबूल फैसला भी है। आप क्या समझ रहे हैं? पीटीआई का जो पॉइंट है कि इलेक्शन की तरफ जाया जाए, अब वो कहीं बहुत दूर चला गया है या अभी भी मुमकिन है कि आने वाले महीने में हमें अगले इंतखाब की बात पता चल जाए? देखिए, एक तो बात यह है कि जहाँ तक पेट्रोल की बात है, ऑयल की बात है, एक चीज़ आपने आलमी मंडी से लेके देनी है, और आपकी करेंसी जो है वो दिन ब दिन तनज़ली का शिकार है और उसकी प्राइसेस इंटरनेशनली बढ़ रही हैं। तो कैसे आप अपने उसकी इतनी बड़ी शक्ल में सब्सिडी देंगे? हमारी मईशत की कैपेसिटी नहीं। जहाँ तक इंतखाबात की बात है, इस वक्त हमारी इकॉनमी फौरी इंतखाबात की सस्टेन ही नहीं, मुतहमिल ही नहीं हो सकती। शायद आपको बात अजीब लगे, लेकिन 50 अरब रुपए के करीब इलेक्शन में अखराजात हैं, और ये सवाल हुआ है इस वक्त सेनेट में जिसका ये जवाब दिया गया है। तो और इसी शक्ल में अगर इंतखाबात होंगे, यानी पानी साफ़ नहीं किया जाएगा और हम वज़ू करते रहेंगे, तो ना इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात है, ना हमारे इंतखाबी नकाइस की बात है। तो ऐसे इंतखाबात 90 की दहाई में सदर इसहाक खान साहब ख्वाब देख के असम्बली तोड़ देते थे 2.5-3 साल बाद, और 10 साल में 4-5 दफ़ा इलेक्शन हो गए, 3-4 दफ़ा। उसका क्या नतीजा निकला? उन्हीं के बाप बेटे अब असम्बलियों में बैठे, इमरान खान साहब हों या हमारी दीगर जमातें हुकूमती, वो इस पे बात क्यों नहीं करती कि हमारे इंतखाबी निज़ाम के नकाइस क्या हैं? आज यहाँ नून लीग की हुकूमत है, हमारे दोस्त तारिक फजल चौधरी साहब बैठे हैं। ये धांधली का रोना पीटा गया पीपल्स पार्टी और नून लीग की तरफ से। आरटीएस सिस्टम फेल हो गया, इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब नून लीग की हुकूमत है, आरटीएस पे ये इंक्वायरी क्यों नहीं कराते? जो रिपोर्ट 30 दिन के अंदर आनी थी कि आरटीएस रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम क्यों बैठा, उसमें इदारों का क्या रोल है, कौन लोग थे उस वक्त। तो अगर ऐसे इंतखाबात होंगे कि वो मैनेज किए जाएंगे, तो सबसे बड़ी करप्शन, सबसे बड़ी बदयानती ये है कि हम छोटी करप्शन को तो रो रहे हैं, 50 अरब रुपए की एक्सरसाइज होगी और वो ऐसे ही हो जाएगी कि बस ये इंतखाबात कराएं। तो इंतखाबात के बाद आप देख लें कि दोनों जो हमारी सियासी पार्टी हैं, इनके साथ ज़रा टीम मुलायजा करें। इमरान खान साहब के कान में इस्लामी टच का हवाला देने वाले और शहबाज शरीफ साहब के कान में के आगे जो चिट्टे रखने वाले, ये लोग मुल्क चलाएंगे। इनका आपस का इख्तलाफ क्या है? इक़्तिदार का असूल इनका इख्तलाफ है। बाकी ये लैंड माफिया के कारोबारी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना, इस पे किसी पार्टी का कोई इख्तलाफ नहीं। मईशत को आलमी मालियाती इदारों के हवाले करना, IMF, किसी पार्टी का कोई इख्तलाफ नहीं। PTV को प्रोपेगेंडा ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे चलाना, इस पे किसी पार्टी का कोई इख्तलाफ नहीं। इशराफिया की प्लाट, मराद, कर्जे, बंदर बांट, इसको बरकरार रखना, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं। दोस्त ममालिक से उधार तेल खरीदना सस्ता, इस पर कोई इख्तलाफ नहीं। इक़्तिदार का असूल गैर मुंतखब लोगों से छुप के मुलाकातें करके करना, कोई इख्तलाफ नहीं। तो बीच में इन्होंने हमें बेवकूफ़ बनाया हुआ है। इंतखाबात एक सीढ़ी है, मैं जा रहा हूँ, तुम जा रहे हो, तो वो कहाँ है? इस पार्लियामेंट में मैं मेहनत कश को, गरीब को, मजदूर को, किसान को देखना चाहता हूँ, वो कैसे आएगा? मलिक साहब जब तक कैसे आएगा इस निज़ाम के इंतखाबी नकाइस कैसे दूर होंगे? मलिक साहब, माजी की सियासी हुकूमतें बेनिफिशरी बनती रहीं अगर इंतखाबी इस्लाहात ना हो सकें या करप्ट तरीके से इंतखाबात होते रहे। सर, मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो 10 साल से कोशिश ही इंतखाबी इस्लाह की कर रही थी। 13 के इलेक्शन के बाद पूरी जद्दोजहद इस मामले पर रही कि इस निजाम को ठीक करना है, बेहतर तौर पर अगला इंतखाब। सर, यही आपसे सवाल है ना सर, यही तो सवाल है। 4.25 साल PTI की हुकूमत रही, ये कितनी संजीदगी से एक कमेंट दे रहा हूं जी। पहली बात तो ये है कि आप ये देखें कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात है, ये बहुत अच्छा स्टेप है कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का राइट दिया गया। बाकी सियासी जमातों की संजीदगी यही होती है कि उनको इक़्तिदार में लाने वाले कहते हैं तुम छोड़ो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात, इस दफ़ा तुम्हारे हक में धांधली होगी। वो खुश हो जाता है कि मुझे क्या ज़रूरत है इस। वो तमाम सियासी जमातें कंप्रोमाइज़ करती हैं इस पर। सेनेट में इनके पास सीटें हैं, लीडरशिप के पास क्या क्राइटेरिया है? जो ठेकेदार है, जो नौसरबाज है, जो लैंड माफिया का बंदा है, आपने सेनेट में पहुंचा दिया। खवातीन की सीटें हैं,
खवातीन इस मुल्क की आपको इर्द गिर्द जो बैठे हैं, किसी की बहू, किसी की बेटी, किसी की बीवी, जो मर्द के रिश्ते पार्लियामेंट में बैठे हैं उनके रिश्तेदारों को आप सीट दे देते हैं। तो कौन सी इलेक्टोरल रिफॉर्म यहाँ से 80 पार्टियां करेंगे? अभी आज़ाद कश्मीर में एक तब्दीली हुई, इमरान खान साहब ने वजीर आज़म बनाया, एक सरदार हैं वो यहाँ के बहुत बड़े एक शॉपिंग मॉल के मालिक हैं, उनकी पैसे के अलावा क्या काबिलियत है? बताया जाए कौम को, अपनी पार्टी को ही बता दें कि भाई इनमें मैंने ये देखा है कि ये बड़े जीनियस हैं या इनके अंदर ये हुनर है। तो जब ये पैमाना है कि बोली है, जो हमारा पैमाना सिर्फ पैसा रह गया है, पैसा जिसके पास ज्यादा है, जिसके घर में हेलीकॉप्टर खड़ा होगा वो लीडरशिप के करीब होगा। मैं तारिक फजल चौधरी साहब, कुछ आप लोगों ने भी आज जल्दी से कानून साजी की है इंतखाबी इस्लाहत को लेकर, तो कमेंट कीजिएगा। जो मलिक साहब गुफ्तगू कर रहे थे आपने यकीनन सुनी होगी। दूसरी के शहबाज शरीफ साहब को ये दे दिया गया इख्तियार, कोई 3-4 नाम सामने आ रहे हैं पीटीआई के जिनके इस्तीफे मंजूर कर लिए जाए। देखिए, मैं मलिक साहब की तो बात पूरी सुन नहीं सका, बात तो वैसे हमेशा बड़ी अच्छी करते हैं, लेकिन जहाँ तक ये ताल्लुक है कि आगे जो आपने कहा कि इस्तीफे होते हैं, बेहतर है तो साहब नहीं सुन सके हो सर, तनकीद कर रहे थे कि सियासी जमातें संजीदा नहीं है इंतखाबी इस्लाहात के लिए, उनको यकीन दहानी करा दी जाती है कि इस बार वोट आपके घर आपके डब्बे से निकलेगा, तो वो मुतमईन हो जाते हैं। क्या ये बताएं कि हमने जैसे ये फैसला किया कि अब इस हुकूमत ने अपना टाइम पूरा करना है और असम्बलियाँ फिलफौर तहलील नहीं होंगी, फौरी तौर पर इंतखाबी इस्लाहात शुरू हो गई हैं। और यकीन करें कि ये जो ईवीएम के मामलात हैं या जो बैरून मुकीम पाकिस्तानी हैं, हमारे ओवरसीज के जो हमारे भाई हैं, ये उनकी बेहतरी के लिए, इस सिस्टम को मजीद शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने जो सिस्टम पे एतराज़ात उठाए थे वो टेक्निकलिटीज दूर करने के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं। कभी तौर पे ये ना समझा जाए कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट से जो है महरूम रखा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये बड़ा गलत तासुर दिया जा रहा है। लेकिन आप ये देखें कि जो टेक्निकलिटीज इलेक्शन कमीशन ने जिनकी निशानदेही की है कि इन वजूहात की बुनियाद पर इसकी शफाफियत को बेहतर बनाना चाहिए, एक्सेस को बेहतर बनाना चाहिए। तारिक साहब, माजरत के साथ जिस जल्दी से आप ऐवान में कर रहे हैं ये नैब वाला मामला लेके, उसकी कवानीन के अंदर तब्दीली, और ये उसमें पीटीआई वहाँ मौजूद नहीं है ऐवान में, क्या आपने उनसे डिस्कस किया है, मुशावरत की है कि हम ये करने जा रहे हैं? कम से कम उनके वो तो फिर बात वही आ जाएगी, वो कहेंगे आपने अपने जाती मफाद को ये सब किया है। पीटीआई अपनी मर्जी से वहाँ पे नहीं है, हमने तो नहीं कहा कि आप ना आए, हम तो कह रहे हैं कि बातचीत करने के लिए तैयार हैं, आए आप अपना हिस्सा डालें। आप 3.5-4 साल रहे हैं, हमने जो हमारे बस में था अपोजिशन में अपनी आवाज़ उठाई है, अवाम की आवाज़ अवाम में बुलंद की है, एतराज़ात उठाए, जो जहाँ अपनी पॉलिसियाँ गलत थी वहाँ हमने अवाम में आवाज़ उठाई है। तो आप भी आए, आप बताएं अगर हम किसी गलत कर रहे हैं तो आप आवाज़ उठाएं, हम दुरुस्त करेंगे। हम तो नहीं कहते कि हम अपोजिशन से बात नहीं करेंगे, हम तो इस इंतहा पे जा ही नहीं रहे। तो मेरा ख्याल है कि पॉजिटिव किरदार अदा करना चाहिए अवाम की, जो मैं ये कहूँगा कि बेहतरी के जो काम हो रहे हैं, अगर उन्होंने ये समझते हैं कि मजीद को बेहतर असर डाल सकते हैं तो मोस्ट वेलकम। ये बेहतरी का काम किया। दूसरा ये फरमाइएगा कि क्या इत्तेहादियों ने, जो मैंने पहले भी कहा कि वजीर आजम साहब को इख्तियार दे दिया है, पीटीआई के 3-4 लीडर्स के नाम हैं कि उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए जाए? ये चूंकि पार्टी डिसीजन है, इसमें हमारे एलाइज हमारे साथ हैं, इसलिए मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। ऐसी कोई चीज डिस्कशन में है? मैं इत्तेहादियों के हवाले से कह रही हूँ कि उन्होंने गो अहेड दिया है, क्या कोई बातचीत हो रही है? इत्तेहादियों के हवाले से तो बहुत ज्यादा डिस्कशंस होती हैं, वो तो बहुत डाइवर्सिफाइड डिस्कशंस होती हैं, लेकिन स्पेसिफिकली इस हवाले से मैं अभी कोई आपको मजीद इस पर नहीं कोई जवाब दे सकता। ठीक है अमजद साहब, अगर कोई 4-5 या कोई आपकी लीडरशिप के 4-5 इस्तीफे मंजूर हो जाते हैं और कुछ के नहीं होते हैं, एक तो इसको कमेंट कर दीजिएगा। दूसरा वो कह रहे हैं कि जो तरामीम की गई हैं वो कह रहे हैं कि वो बेहतरी के लिए और बेहतर तरामीम है। आप लोग कहीं ऑन बोर्ड हुए हैं, कोई मशवरा हुआ है या यकतरफा तौर पर लाकर हुकूमत की जानिब से कर लिया गया है? क्योंकि असेंबली में तो है नहीं आप। जी पहली बात तो यह है कि इस्तीफे हमने सब दे दिए और डिप्टी स्पीकर साहब जो है उसका प्रोसेस भी मुकम्मल कर गए थे। अब बाकी जो कुछ ये कर रहे हैं ना, तो वो हमें भी पता है क्यों कर रहे हैं और क्या इनके मोटिव्स हैं। इससे हमें कोई खौफ भी नहीं है। और चूंकि इस असेंबली की जो अपनी क्रेडिबिलिटी है इन्होंने खुद जो है ना ख़त्म की है, बजाय इन्होंने इसको वो कहते, इनका नारा था ना कि वोट को इज्जत दो, तो सबसे जो बेतौकीर है इन्होंने किया, इन्होंने सिर्फ नोट को इज्जत दी और लोटों को फरोग दिया है। तो ये तो बेहतर है। दूसरा, जो इलेक्शन रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे ना, इन्होंने लोटे को अपना बना के अपना इसका हिज़्बे इख्तिलाफ का वो क्या बनाया, लीडर बनाया, उसकी क्या औकात है? राजा एक लोटे को अगर ये बना के जो एक
पिट्ठू कह लें इनका, या इनका वो रखा हुआ जो है, मैं वो नहीं कहता सर उससे चलो वो अच्छा, उससे अगर ये कहे कि अपोजिशन है तो सॉरी टू से कि कौन सी अपोजिशन है, इस इलेक्शन रिफॉर्म्स को कौन मानेगा। देखिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस में दो चीजें होती है, एक आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होता है, एक आपका मॉरल अथॉरिटी होती है, दोनों नहीं है इनके पास। इन्होंने नोट को इज्जत दी और मॉरल इनके पास क्या, लोग इनको मानने को तैयार है, लोग क्या इनको मानने के लिए तैयार है तो मुझे कोई बता दे। तो बात है कि इनको वैलिडेशन ही नहीं दी अपोजिशन ने, तो ये किस हैसियत से जो है वो तरमीम कर रहे हैं। ये तो बिल्कुल कागज जरूर काले कर रहे हैं, या मैं समझ मजीद बेतौकीर कर रहे हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस को। अगर इससे तो लोगों का एतबार ही उठ जाएगा। और ये जो करना चाहते हैं सिवाय नैब में अपने लिए जो स्पेस बनाना चाहते हैं कवानीन चेंज करके, इसके अलावा इन्होंने क्या किया है। और ये तो फिर वही माफिया वाली सियासत को दोबारा जिंदा करना चाहते हैं। हम आज ओवरसीज पाकिस्तानियों के पैसे अच्छे लगते हैं, उनको वोट का हक देना इनके, मैं समझता हूँ कि इनको दर्द होता है, तो क्या वजह है कि वो क्या वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने जा रहे थे, इसलिए इन्होंने इनको चेंज किया। बात तो मेरी समझ में तो यही आ रही है। तो इससे ये अपने हरबे जो है ना पुराने ठीक है इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराने तौर तरीके, ये पुराने समझते हैं कि इससे शायद हम लोगों को बेवकूफ बना लें। लेकिन एक बात आयशा समझने की है, जहां पे करोड़ों लोगों ने इनको रिजेक्ट किया है सोशल मीडिया पे, आज भी टॉप ट्रेंड क्या है। सर प्लीज न्याय साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि आप सबका वोट बैंक मौजूद है, कतई कलामी की माजरत, लेकिन वोट बैंक दोनों के पास है। जो इस वक्त हुकूमत बैठी है उसका भी वोट की परसेंटेज निकालें और आपकी भी निकालें। रिस्पेक्ट एवरीवन जो वोट लेकर आ रहा है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स के अंदर। सर सोशल मीडिया पे जो ट्विटर है ना, वो हमारे मुल्क की शायद 1% पॉपुलेशन भी नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं पीछे है जो लोग यूज करते हैं। सर तो वो हम ट्रेंड्स ना दिखाएं, वहां जो गुफ्तगू है शायद वो ना मेरे मुल्क को रिप्रेजेंट करती, ना इस मुल्क के कल्चर को रिप्रेजेंट करती है। चंद मखसूस लोगों की सोच और एजेंडा जरूर हो सकता है। जी सर प्लीज कंटिन्यू। मैं सोच आई थी, देखिए फिर उसके ग्रेजुअली जो है ना चेंजिंग आती गई। अब लोग घरों में बैठे हैं, वो अपना इजहार कर रहे हैं। अगर आप किसी को समझ नहीं आती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जाता था ये बर्गर पार्टी है। आज उन्होंने जिस रियासती दहशतगर्दी का मुकाबला किया, इससे पहले किसी और पार्टी ने किया। इतने टन इन्होंने उसके ऊपर शेलिंग की है, कभी इतनी किसी के ऊपर हुई है। तो इसका मतलब है कि ग्राउंड पे चीजें तो हैं। अगर आप कबूतर की तरह उससे एग्रीड के एहतजाज हुआ है, लोग निकले हैं, उनको रोका गया है, रास्ते नहीं खोले गए, सब चीज से एग्रीड। सवाल यह है कि आप कहते हैं आप माफिया से लड़ रहे थे, वो कह रहे हैं वो माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं। प्रॉब्लम यह है कि अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। बात सुने ना, अगर बात सुने, आज पूरी पाकिस्तानी कौम जो निकली है पाकिस्तानी झंडों के साथ, तो फिर इनके लिए रास्ते क्यों रोके गए? उनको आने देते ना, फिर पता चल जाता। नहीं रोके जाने चाहिए थे, इस पर आपसे एग्रीड, टोटली एग्रीड। प्रोफेसर साहब मैं आपकी तरफ आऊं। अभी उन्होंने कहा कि हम बेहतरी के लिए कानून साजी कर रहे हैं, तारिक साहब ने। अमजद साहब ये फरमा रहे हैं कि अपोजिशन ने वैलिडेशन नहीं दी, आप गैर जमहूरी अमल यानी कि जमहूरी अमल को बेतौकीर कर रहे हैं, आप अपने लिए कानून साजी कर रहे हैं। सर जहां पर इस वक्त पार्लियामान में मामलात हो रहे हैं, अपोजिशन इस्तीफे दे के बाहर है, पीटीआई जो कि सबसे बड़ी जमात है, आप इस पूरे तरीके को, इस कानून साजी को किस तरीके से देख रहे हैं? मैं ये देखता हूँ कि देखिए लॉ मेकिंग की, कानून साजी की एसेंस होती है कंसेंसस बिल्ड करना, इत्तफाक और इजमा के नतीजे पे पहुँचना। तो पार्लियामेंट के अंदर और बाहर उसके ऊपर सिविल सोसाइटी भी डिबेट करे, मीडिया भी, सियासी जमातें भी। और एक पार्लियामेंट के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ एक मुतहरिक और भरपूर अपोजिशन हो। इस हद तक तो मैं इनसे एग्री करता हूँ कि राजा रियाज साहब अपोजिशन की नुमाइंदगी नहीं करते। बदकिस्मती से इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म रहे, उन्होंने भी कानून साजी में कोई मुशावरत नहीं की। हमने देखा कि रातों रात ऑर्डिनेंस जारी हो जाते थे। अपोजिशन जमातों के साथ वो जब आर्मी चीफ वहाँ गए हैं कश्मीर के हवाले से या और जो आलमी मामलात हैं उनके हवाले से ब्रीफिंग, उसमें भी वो नहीं आए। तो इस पोलराइजेशन का नुकसान हो रहा है। ये सियासी निज़ाम, ये पार्लियामेंट तब ही बेहतर होगी, मुल्क तब आगे जाएगा जब हम इस मजहबी, सियासी, लिसानी तकसीम से, फ़िरका वाराना तकसीम से बालातर होंगे। अब तो हम तकसीम दर तकसीम हो रहे हैं। प्रोफेसर साहब आप दुरुस्त बात कह रहे हैं। मैं ये पूछूंगा वे फॉरवर्ड क्या है? सर दोनों जानिब से कह दिया गया कि दरवाजे हमने खोल दिए हैं, दोनों जानिब कहती हैं हम बेहतर कानून साजी कर रहे हैं, दोनों जानिब दूसरे को कहती हैं कि आप माफिया के साथ हैं। सर तो ऐसे में वे फॉरवर्ड क्या है? इस पोलराइज सोसाइटी में
इन लोगों को ये किस तरह से समझ में आएगा, या ये अवाम को समझाएंगे कि गलत और सही दोनों तरफ हो सकता है, अवाम के मफाद के लिए काम कैसे करना है, इसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी इन लोगों को? एक तो ये कि पॉलिटिकल क्लास फेल हो रही है। देखें, जब आपको अदलिया जैसे मोतबर इदारे कहेंगे आप मिलें आज रात, या बिहाइंड द सीन आपको कुछ और कुव्वतें कहें, तो ये आपका एक सियासतदान को तो वो अपने मुखालिफ से भी बात करता है, अपने ओपोनेंट से भी बात करता है, हामी से भी बात करता है। इसके लिए इस रविश से निकलना होगा कि इस्लाम और कुफर की जंग है, हक और बातिल की जंग है, आज़ादी और गुलामी की जंग है। ये कोई ऐसी जंग नहीं है। आप मुल्क के लिए एक आगे लेके चलने के बारे में मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी, वो जमातें एक राय रखती हैं, एक तरीके इंसाफ राय, सब जमातें पाकिस्तान की जमातें, पाकिस्तान का एसेट है सारी की आदत। इस इंतहा पे सियासत को जो ले जाया गया, ये एक दुनिया में पॉपुलिस्ट ट्रेंड है। हमने देखा अमेरिका में साबिक सदर ट्रंप ने भी ये किया, पड़ोसी मुल्क में भी हुआ, हमारे इसका नतीजा क्या हुआ? ये जब इंतहा पसंदी, फिर आम लोग बहस के दरमियान एक दूसरे पे तशद्दुद करना शुरू हो जाते हैं। अब इमरान खान साहब का आपने जो क्लिप सुनाया बड़ा अच्छा था, मैं उनकी सताइश करता हूं कि मैं खून खराबे से, लेकिन जो जानें चली गई हैं पुलिस की या लोगों की, उसका कौन जिम्मेदार है? मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ, जो बच्चों की तालीम मुतासर हुई है, जो इम्तिहान कैंसिल हो गए, जो मरीज हॉस्पिटल में नहीं जा सके, जो दिहाड़ीदार मजदूरों के घर चूल्हा बुझा रहा है, इसका कौन जिम्मेदार है? बिल्कुल सर, सर बिल्कुल आपके दुरुस्त सवाल है कि बर्दाश्त खत्म और मामलात तशद्दुद हो रहे हैं। चाहूंगी सर वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, मैं बिल्कुल लास्ट कमेंट और मुख्तसर कमेंट अमजद साहब आपसे, और ये हमारी पूरी पॉलिटिकल क्लास पे आता है। जो प्रोफेसर ताहिर साहब ने सवाल उठाया, हमारी पॉलिटिकल क्लास फेल हो रही है, क्या हमारा सियासतदान इस मुतालिक सोच रहा है? क्या सियासी जमातें इस पर तवज्जो कर रही हैं? बात बिल्कुल, मैं इस बात से जो आपका कहना चाहते हैं, देखो इमरान खान के आने से ना लोगों का पॉलिटिक्स पे एतबार बढ़ा है, काम नहीं हुआ। इससे पहले आप देखें कि जितना भी कोई बांड बेचने वाला था, कोई कब्जा माफिया था, देखो जनरल जौल हक के बाद, जब उसके मार्शल लॉ के बाद जो है ना वो पॉलिटिक्स जो है ना खरीदो फरोख्त, चांगा मांगा किसने रवाज दिया? हमारे दौर में आपने देखा होगा कि जब भी एहतजाज करने ये लोग आते थे, हमने तो इनको वेलकम किया। तो क्या हमने तो एतमाद बढ़ाया, एक मॉरल सपोर्ट दिया। आज भी हम क्या कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, उसके नजरियाती सरहदों की भी, हमने पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, उसकी डिफाइन लाइन की भी, इदारों को रूल ऑफ लॉ के मुताबिक काम करना चाहिए। हमारा बिल्कुल दुरुस्त सी बात है। और सबसे अहम बात, सियासतदान नहीं किया कि उसकी ताकत अवाम से और रास्ते वहां से निकलने चाहिए। अमजद अली खान नियाजी साहब, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, प्रोफेसर ताहिर नईम मलिक साहब, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इजाजत दीजिए।